हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और आज फिर से आपका भाई आप लोगों को इस वीए कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष गुप्ता दिल से स्वागत करता हूं। और आज आपका भाई लेकर के आया है क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न की तरह ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़ें और अपने एग्जाम पेपर के ऑब्जेक्टिव को धुआं करें। तो आइए ना हम शुरू करते इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स को। लेकिन इस नोट्स को शुरू करने से पहले, इस वीवीआई नोट्स को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहूं कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए ना, मैं मनीष गुप्ता क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स शुरू करता हूं एक नए अंदाज में, नई तरीके से। तो आइए आप भी जुट जाइए, मेरे अंदर भी एनर्जी, अपने अंदर भी एनर्जी लाइए और इस एनर्जी से कीजिए मुकाबला, कौन जीतता है। हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, हमारी जीत की आवाज दूर दूर तक सुनाई देगी। तो आइए ना हम बुलंद होते हैं इस पढ़ाई के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विद्युत धारा, प्रतिरोध और सेल, 3 टॉपिक को लेकर के ये इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया गया है। तो आइए, इसमें पहला टॉपिक आपके बीच है कि प्रति सेकेंड आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में जितनी धारा का प्रवाह होता है, 1 सेकेंड में जितनी धारा का प्रवाह होता है, या फिर प्रति सेकेंड में जितनी धारा का प्रवाह होता है, प्रति सेकेंड आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है और I इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बटा T, यानी धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय। प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से एक बार मैं बोल दूं कि प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर प्रति सेकेंड आवेश के बहाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है, I इक्वल टू Q बटा T। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा एक मूल राशि है। विद्युत धारा जो है एक मूल राशि है। आगे, यानी कि ये अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। अब आप कहोगे कि सर जी, आपको कैसे पता कि विद्युत धारा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि हम लोग के घर में जो धारा बहती है, उन तारों में क्या तारों से ये कभी पूछा गया कि तुम इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में ऐसा प्रोसेस क्यों होता है? कभी दिशा के बारे में बात नहीं हुआ। हमेशा जो बिजली बिल चेक करने वाले आते हैं वो आपके परिमाण को ही देखते हैं, न कि दिशा को। आप कहां धारा को बहा रहे हो ये नहीं देखा जाता। कितना धारा आपने यूज किया है, कितना आवेश आपने यूज किया है, उसको देखा जाता है। इसलिए
ये जो विद्युत धारा है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। इसलिए विद्युत धारा एक मूल राशि यानी कि आधारी राशि है, यानी कि अदिश राशि है। चलिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के जोड़ का पालन नहीं करता। समझ में आया? विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के जोड़ का पालन नहीं करता। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के जोड़ का पालन नहीं करता है। आगे, इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। फॉर्मूला होता है I बराबर Q बाई T। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, Q मतलब आवेश और T मतलब समय, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग कहोगे गुरुजी आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और समय का सेकेंड, यानी बोल सकते हो कूलाम प्रति सेकेंड, जो कि लिखा गया है कूलाम प्रति सेकेंड, और ये कूलाम प्रति सेकेंड एम्पियर के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। इसको और एक और तरीके से लिख सकते हैं, CS के पावर -1 जब बाटा हटी तो -1 यानी कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर और कूलाम प्रति सेकेंड या फिर CS के पावर -1 भी होता है। आगे, विद्युत धारा का बीमा M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0, I होता है। विद्युत धारा की जो बीमा होता है M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0, I होता है, याद रखना है। विद्युत धारा I बराबर dq बटा dt भी होता है, इसको भी याद रखना है। विद्युत धारा I बराबर dq बटा dt, I बराबर क्या होता है? dq बटा dt, ये भी याद रखना है। मतलब परिवर्तन को दर्शा रहा है, समय परिवर्तन को, आवेश परिवर्तन को, ठीक है। dq बटा dt जो है, dq बटा dt, dq बटा dt का मतलब है आवेश में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, ठीक है। चलिए आगे, 1 एम्पियर धारा बराबर 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 एम्पियर धारा इक्वल टू 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में प्रवाह। बाह्य परिपथ में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का बहाव ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। वाह, इलेक्ट्रॉनों का बहाव किस ओर से किस ओर की ओर होता है? तो इलेक्ट्रॉन का बहाव ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का बहाव किस ओर से किस ओर होता है? तो इलेक्ट्रॉन का बहाव ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। 1 एम्पियर धारा इक्वल टू 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है प्रति सेकंड में, है ना? प्रति सेकंड में 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन धारा जो होता है वो प्रवाहित होता है। आगे, हाँ, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। बात को याद रखना है मेरे लाडलों, मेरे बच्चों। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। आगे, दिष्ट धारा में विद्युत आवेश एक दिशा में प्रवाह करते हैं। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में जो धारा होती है वो एक ही दिशा में जाती है, और प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में जो धारा होती है उसकी दिशा परिवर्तन होता है कुछ इस प्रकार। ये दिष्ट धारा होता है, ये एक सीधी दिशा में जाती है, और प्रत्यावर्ती धारा वो अपनी दिशा को हमेशा क्या करते रहता है? परिवर्तित करते रहता है। तो अब आप बोल सकते हो कि दिष्ट धारा में विद्युत आवेश एक दिशा में प्रवाह करते हैं, जबकि प्रतिवर्ती धारा में जो विद्युत आवेश होते हैं वे अपनी दिशा को हमेशा परिवर्तित करते रहते हैं। बात को याद रखना है, डायरेक्ट करंट में जो धारा होती है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, और अल्टरनेटिंग करंट में जो धारा होती है वो परिवर्तित होती रहती है। आगे ध्यान देना है बच्चों, आगे टॉपिक है
ध्यान देना है। जब विद्युत धारा प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाह करता है तो उसे विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। विद्युत धारा घनत्व किसे कहते हैं? 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 विद्युत धारा घनत्व तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जब धारा का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। देखो कैतिया, ध्यान से एकदम ध्यान से देखो, एकदम मतलब सीखना है यार, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित किया जाता है भैया। विद्युत धारा घनत्व को जे से, ये जे है कि टाउ है, अब थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना पड़ेगा कि ये जे है कि टाउ है प्लीज। तो विद्युत धारा घनत्व को किससे सूचित किया जाता है? जे से। J इक्वल टू I बटा A, यानी कि धारा बटा क्षेत्रफल है ना। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा घनत्व, अर्थात J बराबर I बटा A। विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युत धारा घनत्व कौन सी राशि है? सदिश राशि। वही विद्युत धारा अदिश राशि, और विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि और विद्युत धारा अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि और विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि, विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि। अब देखो विद्युत धारा घनत्व कैसा है? मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैसे? देखो विद्युत धारा घनत्व कैसा है? मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर कैसे होता है भाई साहब? J इक्वल टू I बटा A, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह को, प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा घनत्व। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है देख लिया जाए। धारा का एसआई मात्रक होता है भाई साहब एम्पियर, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि ये बनता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर मीटर के पावर -2। प्रति में प्रति हटेगा माइनस छटेगा, बात को याद रखना है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। I इक्वल टू J बटा 1 और J इक्वल टू I बटा 1 का मतलब क्या हुआ? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर AM के पावर -2 होता है। आगे तो ये टॉपिक खत्म होता है। अब आता है अनुगमन वेग। तो आशा करता हूं कि ऊपर वाला टॉपिक आप लोग को पक्का समझ में आया होगा और अगला टॉपिक अनुगमन वेग है। ध्यान देना है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। मेरे प्यारे लाडलों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब की बार कुछ करो लोग, पढ़ो लोग, मन लगा के पढ़ो, तोड़ो। अरे नई ऊर्जा रखो अपने अंदर। कब तक जिएंगे उस गरीबी में? कब तक सहेंगे उन तानों को? अरे सबको देखा बारी बारी, अब की बार तुम्हारी बारी। तो लाओ ना एक नई जुनून और भरो नई उड़ान। ये देखो अनुगमन वेग, ये नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुगमन वेग। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो औसत वेग इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करता है उसे वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो औसत वेग इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करता है, मतलब
जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में जो औसत वेग, जो औसत वेग किसको प्रवाह करता है? इलेक्ट्रॉनों का। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो औसत वेग, जो औसत वेग माने जो औसत वेग उस इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? प्रवाह करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग एक ऐसा वेग है, अनुगमन वेग एक ऐसा वेग है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह करता है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करता है। अनुगमन वेग एक ऐसा वेग है जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? बताओ, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? प्रवाह करता है। उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग का सूत्र होता है I/NEA, I/NEA, मतलब जो इसे VD से सूचित किया जाता है। अनुगमन वेग को VD से सूचित किया जाता है। VD = I/NEA, है ना। VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी I धारा है और A जो है ये क्षेत्रफल है ना। NE इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I धारा, NEA A क्षेत्रफल और NE जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बात को याद रखना है। फिर से मैं बता दूं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो औसत वेग, वैसा औसत वेग जो इलेक्ट्रॉनों के क्या करने में? प्रवाह करने में, वैसा औसत वेग जो इलेक्ट्रॉनों के क्या करने में? प्रवाह करने में लगते हैं, उन्हें हम उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से सूचित किया जाता है। VD = I/NEA। इसकी ये वाला फॉर्मूला एक और होता है, VD = -E/mt। चलिए, तो ये वाला अनुगमन वेग टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है गतिशीलता, मोबिलिटी। गतिशीलता का इंपॉर्टेंट टॉपिक मोबिलिटी। किसी इलेक्ट्रॉन का वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र गतिशीलता कहलाता है। किसी इलेक्ट्रॉन का वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में क्या करता है? गमन करता है। उसी को गतिशीलता कहते हैं। अर्थात μ = VD/E, है ना। μ = VD/E। यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है, μ = E × T/E × M या फिर E × T/M। इसके SI मात्रक m² v के पावर -1 s के पावर -1, m² v के पावर -1 s के पावर -1। ट्रिक बताता हूं। MVS मैं बहुत शौक से झूम, मैं बहुत शौक से झूम, मैं बहुत शौक से झूम, मैं बहुत शौक से झूम। MVS के पावर में 211, ठीक है। m के पावर 2, v के पावर -1, s के पावर -1, ठीक है। MVS गतिशीलता कैसा है? मात्रक m के पावर 2, v के पावर -1, s के पावर -1, ठीक है। गतिशीलता किसे कहते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन का वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में, किसी इलेक्ट्रॉन का वेग, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको कौन धकेल के ले जाता है? औसत वेग। कौन वेग? औसत वेग। इलेक्ट्रॉनों को धकेल के कौन ले जाता है? औसत वेग। कौन वेग? औसत वेग, है ना। तो उस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और वहीं जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? गतिशीलता। क्या कहते हैं? गतिशीलता। विद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? अनुगमन वेग के माध्यम से क्या होता है? प्रवाह होता है, तो आप उसको क्या कहते हो? गतिशीलता। क्या कहते हो? गतिशीलता। और गतिशीलता जो होता है इसको μ से सूचित किया जाता है। μ = VD/E। चलिए, इसके SI मात्रक याद करने का ट्रिक बताया। MVS मैं बहुत शौक से झूम, m के पावर 2, v के पावर -1, s के पावर -1। आगे अगला टॉपिक है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज तो तबाही मचने वाली है। प्रतिरोध,
रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक पदार्थ से धारा का प्रवाह होता है, जब किसी चालक पदार्थ से धारा का प्रवाह होता है, जब किसी चालक पदार्थ से किसका प्रवाह होता है? धारा का। तो जब धारा का प्रवाह होता है तो वो क्या करता है? विरोध करता है। हम तो रखे ना जाए, हाँ, फिर भी अपनी प्रबलता के कारण वो आगे बढ़ता है। तो जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है वही प्रतिरोध है ना। किसी विद्युत परिपथ में जब धारा का प्रवाह होता है तो उसमें आप देखे होंगे मीटर में कि जो धारा का मान है कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रतिरोध। तो आप बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। भैया प्रत्येक पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, सभी पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। सभी पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अब देखिए ना, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि RT इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। RT इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। तापक्रम बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि R जो होता है वो समानुपाती किसके होता है? अनुक्रमानुपाती होता है I के। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। अब आप ही बताइए ना, चालक इतना बड़ा है तो प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा। जितना ही बड़ा तार होगा, वायर होगा, उतना ही ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो पहला था तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, दूसरा था चालक की लंबाई बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है, और चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर से प्रतिरोध घटता है। बात सही है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? घटता है ना। प्रतिरोध घटता है कब? जब चालक का अनुप्रस्थ काट क्या हो? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तनी मोटा हो, तो मोटा होगा तो गोंद पार कर जाएगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध के विलोम को चालकत्व कहते हैं। अच्छा, प्रतिरोध के उल्टा को हम चालकत्व कहते हैं। चालकत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी कि 1/R। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/R। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/R। चालकत्व को G से सूचित किया जाता है, G से। G इक्वल टू 1/R। G इक्वल टू 1/R, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। चालकत्व का जैसे देखिए, ध्यान देना मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने गुड़ियों, चलो आ जाओ। मस्त आपका भाई लेकर के आया है, तोड़ो ना प्लीज। अब देखो ना, प्रतिरोध के विलोम को चालकत्व कहते हैं। ये रहा आपका प्रतिरोध और इसका विलोम कर दो, यानी कि 1/R। 1/R। अब देखो तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी ओम, यानी कि 1/100t। 1/100t तो -100t, यानी कि ओम के पावर -1। चालकत्व का एसआई मात्रक ओम के पावर -1 होता है। चालकत्व का एसआई मात्रक ओम के पावर -1 होता है। चालकत्व का एसआई मात्रक ओम के पावर -1 होता है। चालकत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को G से सूचित किया जाता है, अतः G इक्वल टू 1/R। 1/, का मतलब है R का व्युत्क्रम, इसका एसआई मात्रक ओम के पावर -1 होता है। आगे चलते हैं, टॉपिक बदलेगा।
अगला टॉपिक आता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ये भी टॉपिक कमाल का है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। मस्त टॉपिक है, तबाही मचाने वाला टॉपिक है। ठीक है, किसी इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मौजूद प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मौजूद प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। इकाई लंबाई और इकाई कौन सी? क्षेत्रफल। इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल में मौजूद जो रेजिस्टेंस होता है उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। प्रतिरोधकता क्या है? किसी चालक की इकाई लंबाई और किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध होता है उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता जिसे विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरोधकता जिसे विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरोधकता जिसे विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। आप कैसे लिखोगे मैं बताता हूं, ठीक है। प्रतिरोधकता जिसे विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, किसी चालक तार की इकाई लंबाई और किसी चालक तार के जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है उसके बीच में, इकाई लंबाई में और उसके क्षेत्रफल में जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। अतः रो इक्वल टू RA बट्टा I, रो इक्वल टू RA बट्टा I, है ना। किसी चालक प्रतिरोध की ये L है, L है। किसी चालक प्रतिरोध की किसी चालक पदार्थ की इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो, और उसमें जो इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखना है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम, और क्या होता है? मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक बताइए लोग, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का विमेय सूत्र ml के पावर 3 t के पावर -3 I के पावर -2। कैसे? mlti या फिर I को a भी कह सकते हो। माई ले तनी आवरी MLTA, माई ले तनी आवरी, और 332 माई ले तनी आवरी 332। ठीक है, माई ले तनी आवरी 332। ml जो है 3 और t - 2 a - 2, सॉरी 3 - 3 में आएगा। लो, माई ले तनी आवरी 332, 3 पहला पॉजिटिव और बाकी दोनों निगेटिव। ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। इसका विमेय सूत्र MLTA, ml के पावर में 3, t के पावर में -3, a के पावर में -2। आगे, प्रतिरोधकता का संबंध स्थिलन समय के साथ इस प्रकार है। स्थिलन समय के साथ ना प्रतिरोधकता का जो संबंध है ये इस प्रकार है। रो इक्वल टू m बटा ne के स्क्वायर t, स्थिलन के साथ मान है। प्रतिरोधकता के विलोम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के विलोम को प्रतिरोधकता के विलोम को, ये प्रतिरोधकता है और इसका विलोम 1 बटा रो होता है, तो 1 बटा रो है, ये चालकता कहलाता है। अच्छा, ऊपरवा क्या था? चालकत्व था, प्रतिरोध में चालकत्व था, है ना। यानी कि रेजिस्टेंस के विलोम को हम लोग चालकत्व कहते हैं और प्रतिरोधकता के विलोम को चालकता कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लो, चालकत्व क्या है, चालकता क्या है। चालकत्व क्या है? तो प्रतिरोध के विलोम को चालकत्व कहते हैं। इसे G से सूचित किया जाता है, G = 1/r। और चालकता क्या है? तो प्रतिरोधकता के विलोम को, यानी कि 1 बटा रो, इसको क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। चालकता का सूत्र देखो, 1/रो।
1 बाई रो। अब चलो अगला टॉपिक आता है सेल। वाह भैया वाह, सेल साहब, सेल बैटरी धाकर टॉपिक, ये वाला टॉपिक तबाही मचाता है पेपर में। सेल एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वाह वाह वाह, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह यंत्र क्या कहलाता है? भैया वह यंत्र सेल कहलाता है। सेल क्या है बताइए? वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात हमारे बैटरी में रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं और वो रासायनिक पदार्थ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो हम उसे सेल कहते हैं। अब देखिए, विद्युतवाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। ये वाला टॉपिक अच्छा है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विद्युतवाहक बल की इकाई क्या होता है? मतलब ऐसा ही मात्रा वोल्ट। विद्युतवाहक बल की इकाई क्या होता है बताइए? विद्युतवाहक बल की इकाई बताइए, चलिए बताइए लो। विद्युतवाहक बल की इकाई क्या होता है बताइए? चलिए मेरे साथ बोलिए लो। विद्युतवाहक बल की इकाई क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, चलिए। विभवांतर कैसा मतलब वोल्ट होता है? देखो दो को का ना एक समय लिखने का कारण पता है, मैं तुम लोगों के लिए मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूं ना कि मैं क्या बताऊं। इस सारे टॉपिक को खोज के लिखना पड़ता है मुझको, तब जाकर के तुम लोग के पास ये लाया जाता है। यानी कि तुम लोग कुछ एग्जाम में अच्छा करो मेरे बच्चों। विद्युतवाहक बल की इकाई क्या होता है? वोल्ट। और विभवांतर का इकाई क्या होता है? वोल्ट। इन दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वाह, सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा मतलब जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को छोटा r से निरूपित किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या बात है, क्या बात है। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं उन्हें सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को छोटा r से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। आंतरिक प्रतिरोध प्रकृति, तापक्रम और प्लेटों के बीच की विस्थापन निर्भर करता है। वाह, आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आजा भैया, आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तबाही मचानी है मेरे बच्चों, मेरे लाडलों। तुम लोग मत झुको, क्योंकि तुम ही लोगों से मैच चलने वाला हूं और तुम लोग पीछे हो जाओगे तो मेरा अस्तित्व खो जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान दो, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो आइए ना देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध प्रकृति, तापक्रम, प्लेटों के बीच के विस्थापन पर निर्भर करता है। प्रकृति, तापक्रम और प्लेटों के बीच के विस्थापन पर क्या करता है? निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर और तापक्रम पर और प्लेटों के बीच के विस्थापन पर निर्भर करता है। आगे, स्थिलन समय बराबर क्या होता है? स्थिलन समय बराबर औसत स्वतंत्र यहाँ पे ये वाला औसत स्वतंत्र मान जो है इलेक्ट्रॉन का आरएमएस वेग है। स्थिलन समय औसत स्वतंत्र वेग, यहाँ पे ये वाला थोड़ा आप लोग इसमें डाउटलेस है तो इसको आप लोग ना देखें। चलिए, तापक्रम बढ़ाने पर जो भी आरएमएस है बढ़ता है लेकिन स्थिलन समय घटता है। तापक्रम बढ़ाने पर भी आरएमएस जो होता है वो बढ़ता है और स्थिलन समय घटता है। तापक्रम बढ़ाने पर भी आरएमएस क्या होता है? तापक्रम बढ़ाने पर भी आरएमएस क्या होता है? तापक्रम बढ़ाने पर भी आरएमएस बढ़ता है लेकिन स्थिलन समय घटता है। अब चलिए अगला टॉपिक आता है ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्या बात है, ये भी तो तबाही मचाता है भैया ओम्स लॉ। भैया इसको आप कम ना समझियो, ओम का नियम काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्थिर तापक्रम पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, जहां V
समानुपाती हटी आर आई आएगा, यानी V इक्वल टू आर आई या फिर V इक्वल टू आई आर। ये वाला ये आप लोग को याद रखना है, ये वाला टॉपिक आप लोग को याद रखना है, ये वाला टॉपिक। स्थिर तापक्रम पर जब किसी चालक का तापक्रम क्या हो, स्थिर हो, जब किसी चालक का तापक्रम क्या हो, स्थिर हो, तो उसके दो बिंदुओं के बीच जब विभवांतर लगता है तो वह विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, V समानुपाती I या फिर V बराबर IR। ओम का नियम एक सार्वभौमिक नियम नहीं है, यूनिवर्सल नियम नहीं है। ओम का नियम एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब हमेशा के लिए सत्य नहीं है। ओम का नियम एक सार्वभौमिक नियम नहीं है, यानी यूनिवर्सल लॉ नहीं है। आगे, जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमिक पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमिक पदार्थ कहते हैं। क्या ओम का नियम यूनिवर्सल है? तो हम कहेंगे नहीं गुरुजी, ओम का नियम सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल नहीं। श्रेणी क्रम का सूत्र देखिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, समानांतर क्रम का सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आप लोगों को याद रखना है ना। ये ना प्रतिरोधों का समूहन है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समूहन, है ना। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आप समानांतर क्रम में जोड़ो या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार से किया जाता है? दो, एक श्रेणी क्रम, एक है समानांतर क्रम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3 और समानांतर क्रम का सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन को REQ से सूचित किया जाता है। REQ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर RS भी कहा जाता है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। समानांतर क्रम समूहन 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम कुछ इस प्रकार का होता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम समूहन। समानांतर क्रम, समानांतर क्रम, समानांतर क्रम समूहन, इसे सूचित किया जाता है 1/RP से। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो RS इक्वल टू NR। यदि n समान प्रतिरोध समानांतर क्रम में, यहाँ पे यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो RS इक्वल टू NR, और n समान प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो RP इक्वल टू R/N। मतलब समानांतर क्रम में जुड़ा है तो RS इक्वल टू NR, और श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो RP इक्वल टू R/N, याद रखना है। यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो RS इक्वल टू NR, यदि n समान प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो RP इक्वल टू R/N। चलिए अब महत्वपूर्ण फार्मूला आता है आप लोगों के बीच। ये फार्मूला जो अपने आप में काफी मोस्ट VDI है, तो ये यहाँ पे धारा का फार्मूला है, VD का फार्मूला है, अनुगमन वेग का, ये प्रतिरोध का, ये चालकत्व का, और ये अल्फा इक्वल टू यानी धारा का, ये भी धारा का फार्मूला है, ये भी धारा का, ये R निकालने का, और ये P इक्वल टू VI। तो ये फार्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लें। अगर ना आप लोगों को इसका PDF चाहिए, आप लोगों को तो PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर जरूर मैसेज करें, ताकि ये वाला फार्मूला आप लोग कंफर्म कर सकें। मेरा ये नंबर है,
अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए, तबाही मचाना है पेपर में, झुकेगा नहीं साला। अगर झुकना नहीं है तो नंबर पर मैसेज करो और पाओ पीडीएफ, या फिर हमारे विकास एकेडमी यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। आपको ये चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें जाकर के देखना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। विकास एकेडमी व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, उसमें ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये देखिए बच्चों, किरचॉफ के नियम विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध बताते हैं। बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो किरचॉफ का नियम है वो विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध बताता है। याद रखिएगा मेरे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, तबाही मचाना है तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखो। किरचॉफ के नियम, जो विद्युत धारा होता है वो और विभवांतर होता है वो, उसमें संबंध बताता है। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु अथवा संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। ये देख लिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु अथवा संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है ना। किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम है, इसे संधि नियम भी कहा जाता है। पहले नियम के अनुसार कुछ कहा है तो देखते हैं। किरचॉफ का पहला देखिए, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I5। यहाँ पे किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ये वाला तो धारा भाग रही है, ये वाला धारा भाग रही है, ये वाली धारा और ये वाली धारा के बराबर, ये वाली धारा यानी I1 प्लस I1 I3 और I1 जा रहा है, I3 आ रहा है और I4 आ रहा है। ये जो बराबर होता है I2 प्लस I5 के, यहाँ इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है, इसे संधि नियम भी कहते हैं। पहला नियम आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। लो पेपर में आ गया, किरचॉफ का पहला नियम जिसे संधि नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का पहला नियम जिसे संधि नियम भी कहते हैं। ये जो नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बोलना नहीं है। किरचॉफ के किस नियम को संधि नियम कहते हैं? किरचॉफ के दूसरे नियम को संधि नियम कहते हैं। किरचॉफ के पहले नियम को संधि नियम कहते हैं। सॉरी, किरचॉफ के पहले नियम को संधि नियम कहते हैं। किरचॉफ के पहले नियम को संधि नियम कहते हैं। किरचॉफ के पहले नियम को संधि नियम कहते हैं। और किरचॉफ का जो पहला नियम होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला नियम को संधि नियम भी कहते हैं। देख लो, बोला है कि नहीं बोला है? बताइए, बोलिए। मैं आप लोगों के लिए इतना क्यों चिल्ला रहा हूं? पता है, आप लोग कुछ बेस्ट करो, अच्छा से समझो, एग्जाम में तोड़ो। अब देखो, किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह दूसरा नियम है ना। किरचॉफ का पहला नियम संधि नियम, वह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। और किरचॉफ का ये दूसरा नियम है, दूसरा नियम जिसे लूप का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम जिसे लूप का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का पहला नियम जिसे संधि नियम कहते हैं वे आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे बताया गया कि किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और किरचॉफ का दूसरा नियम जिसे लूप का नियम भी कहते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। याद रहेगा? बोलिए लोग ना, मेरे अच्छे बच्चे बोलो ना। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कौन सा नियम है? तो किरचॉफ का पहला नियम। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कौन सा नियम है? किरचॉफ का दूसरा नियम। लूप का नियम किसे कहा जाता है? किरचॉफ के दूसरे नियम को। और एक संधि नियम किसे कहा जाता है? किरचॉफ के प्रथम नियम को। ठीक है,
चलिए गणितीय रूप में दूसरा नियम इस प्रकार लिखते हैं, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई एम एफ, मतलब जो धारा होता है वो विद्युतवाहक बल के बराबर होता है। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा सेतु है जिसके माध्यम से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन शर्त PQ बराबर RS। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा सेतु है जिसके माध्यम से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है तो आप क्या बताओगे? व्हीटस्टोन सेतु जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा ब्रिज है जिसके माध्यम से अज्ञात प्रतिरोध को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। इसका शर्त क्या है? P बटा Q इक्वल टू R बटा S। ये देखिए, ये व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला P बटा Q बराबर R बटा S। चलिए आगे, अगला टॉपिक हमारा ये बनता है, टॉपिक ये है, ध्यान देना मेरे बच्चों, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से कम विद्युत धारा को माप की जाती है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके माध्यम से कम विद्युत धारा को मापा जाता है। एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन दिलचस्प क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। एग्जाम वालों ने इसे प्यार से देता है लोग कि वाओ, बच्चा लोग इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तबाही मचा के आना है। तो गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जो कम से कम विद्युत धारा की क्या करता है? माप करता है। मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है। देख लिए लो, मीटर सेतु भी एक सुग्राही यंत्र है जो अज्ञात प्रतिरोध को भी ज्ञात करता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज इसी पर आधारित था। व्हीटस्टोन ब्रिज भी अज्ञात प्रतिरोध को ही ज्ञात करता है। उसका शर्त क्या होता है? P बटा Q इक्वल टू R बटा S। और ये जो मीटर सेतु भी एक सुग्राही यंत्र है, ये भी अज्ञात प्रतिरोध को ही ज्ञात करता है। मेरे बच्चों, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कम से कम जो धारा होता है, विद्युत धारा, उसकी माप करता है। और मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने बोला ना, अरे बच्चों मैंने बोला कि नहीं बोला? बताओ। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित है। मीटर सेतु भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है और व्हीटस्टोन सेतु भी अज्ञात प्रतिरोध को ही ज्ञात करता है। विभव मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युतवाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से किसी परिपथ में सेल का विद्युतवाहक बल, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से सेल का विद्युतवाहक बल और उसके आंतरिक प्रतिरोध को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से सेल का विद्युतवाहक बल, मतलब EMF, सेल का विद्युतवाहक बल मतलब EMF और आंतरिक प्रतिरोध को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से विद्युत धारा को मापा जाता है, और विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से सेल का विद्युतवाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध मापा जाता है। विभव मापी विक्षेपण विधि पर निर्भर होता है। वाह, विभव मापी किस विधि पर निर्भर होता है? विक्षेपण विधि पर। जहां शून्य विक्षेपण होता है वहां परिपथ या सेल से धारा का खिंचाव नहीं होता। जहां विक्षेपण क्या होता है? शून्य होता है। जहां विक्षेपण का मान शून्य होता है वहां परिपथ में यानी कि सेल से धारा का खिंचाव नहीं होता है। तो याद रहे कि विभव मापी विक्षेपण विधि पर निर्भर करता है। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से सेल का विद्युतवाहक बल, और विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से सेल का विद्युतवाहक बल और उसके आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। जो विभव मापी होता है विक्षेपण विधि पर निर्भर करता है।
शून्य पीछे पर जहां होता है वहां परिपथ में सेल का जो धारा का खिंचाव होता है वो नहीं होता है। आगे, यह एक आदर्श यंत्र है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, इसे विभवांतर मापने में उपयोग किया जाता है। ये एक आदर्श प्रतिरोध, ये एक आदर्श यंत्र है, विभवमापी एक आदर्श यंत्र है जिसके माध्यम से विभवांतर मापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विभवांतर यांत्रिक विस्थापन के समानुपाती होता है। विभवांतर जो होता है यांत्रिक विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभवांतर किसके समानुपाती होती है बताइए। विभवांतर होता है यांत्रिक विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है। आहा, वाह, क्या मस्त टॉपिक बनाया गया आप लोगों के लिए। देखे, ये वाला टॉपिक आप लोगों के अलावा और किसी को आ ही नहीं सकता मेरे लाडलों। तबाही मचा के आना है मेरे लाडलो। ये 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 पढ़ो ना, प्लीज पढ़ो ना, मेरे लिए पढ़ो, खूब पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, अपने माता पिता के लिए पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। आओ, विभवमापी एक आदर्श यंत्र है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, इसे विभवांतर मापने में उपयोग करते हैं। विभवमापी एक आदर्श यंत्र है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। विभवमापी का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। विभवमापी का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, और इसका प्रयोग विभवांतर मापने में भी किया जाता है। विभवांतर यांत्रिक विस्थापन के समानुपाती होता है। विभवांतर किसके समानुपाती होता है, यांत्रिक विस्थापन के। भूलना नहीं है, प्लीज 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 प्लीज। विभवांतर यांत्रिक विस्थापन के समानुपाती होता है। जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो जाए तो धारा का मान भी शून्य हो जाता है। जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह भी शून्य हो जाता है। अब ये देखो, विभवमापी का उपयोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आहा, विभवमापी का प्रयोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युतवाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विभवमापी का उपयोग दो सेलों के विद्युतवाहक बल को तुलना करने में भी किया जाता है, यानी कि E1 बटा E2 बराबर I1 बटा I2। विभवमापी का उपयोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी किया जाता है। विभवमापी का उपयोग दो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करने में भी किया जाता है। विभवमापी का उपयोग दो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करने में भी किया जाता है। विभवमापी का उपयोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी किया जाता है। विभवमापी का उपयोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी किया जाता है। विभवमापी का उपयोग दो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करने में भी किया जाता है। E1 बटा E2 बराबर I1 बटा I2। तो इस तरह से मैं फिर से आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, या फिर हमारे इस विकास एकेडमी व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे जाकर के लिंक पर क्लिक करें और जुड़े और पाएं एक बेहतरीन टॉपिक जिससे आपके सपने को एक नई पहचान मिलेगी। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से, और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही काफी आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।